वालेकुम जी, मैं हूँ खदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्जाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग आर्डर 21 के रूल 37 से लेके 40 तक कवर करेंगे, जो कि अरेस्ट और डिटेंशन से रिलेटेड है कि जो जजमेंट डेटर है उसको एग्जीक्यूशन के दौरान कब कोर्ट जो है वो अरेस्ट करने का आर्डर पास कर सकती है या फिर उसको सिविल प्रिजन भेजने का आर्डर पास कर सकती है। तो ये जो आर्डर 21 के रूल 37 से लेके 40 तक ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं और एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी दफ़ा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों ने इन रूल्स को बड़े ध्यान से पढ़ना है। अब रूल 37 से स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर टू अलाउ जजमेंट डेटर एन अपॉर्चुनिटी टू शो काज अगेंस्ट डिटेंशन इन प्रिजन। तो ये जो 37 रूल है इसमें हेडिंग में ही हमें पता चल जाता है कि ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि जब जो डिक्री होल्डर है वो अगर एप्लीकेशन फाइल करता है कोर्ट में और कोर्ट को कहता है कि जो जजमेंट डेटर है उसको अरेस्ट किया जाए और फिर जो डिक्री है उसको सेटिस्फाई किया जाए, तो फिर इस सूरत में जो कोर्ट है उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो पहले जो जजमेंट डेटर है उसको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी ताकि वो बताए कि उसको क्यों अरेस्ट ना किया जाए और फिर ही उसको अरेस्ट करने का आर्डर पास कर सकती है अगर कोर्ट को ज़रूरी लगता है। तो इसकी अब बेयर रीडिंग करते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस रूल इन द रूल्स वेयर अ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। अब आप लोगों ने ये दो तीन चीज़ें अंडरलाइन करनी है। जहाँ पे जो डिक्री पास की गई है वो अगर मनी डिक्री है और उसकी एग्जीक्यूशन है तो फिर आगे क्या कह रहे हैं, टू बी एग्जीक्यूटेड थ्रू अरेस्ट एंड डिटेंशन इन प्रिजन ऑफ द जजमेंट डेटर। तो पहली चीज़ क्या है कि अगर जो डिक्री पास की गई है वो अगर मनी से रिलेटेड है और उसकी एग्जीक्यूशन उस डिक्री की एग्जीक्यूशन अगर होनी है और जो डिक्री होल्डर है वो अगर एप्लीकेशन फाइल करता है कि इस डिक्री को सेटिस्फाई किया जाए जो जजमेंट डेटर है उसको अरेस्ट करके या डिटेन करके, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन में अगर जो जजमेंट डेटर है वो अगर पैसे नहीं पे कर रहा तो फिर ही उसको अरेस्ट करवाने के लिए एप्लीकेशन फाइल करेगा जो डिक्री होल्डर होगा। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं, द कोर्ट में बिफोर इशूइंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट प्रोवाइड वन अपॉर्चुनिटी टू द जजमेंट डेटर टू शो गुड काज टू एज टू वाई ही शुड नॉट बी डिटेन्ड इन प्रिजन। तो फिर कोर्ट क्या करेगी, यहाँ पे मेक का वर्ड यूज़ हुआ है, इट्स मीन कि ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। कोर्ट पहले उसको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है जजमेंट डेटर को कि वो कोर्ट में आए और आके कोर्ट को बताए कि उसे क्यों अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद इसके प्रोवाइजो में कह रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट सच अपॉर्चुनिटी शैल नॉट बी नेसेसरी इफ़ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड। अब इसमें कह रहे हैं कि किस सूरत में किस कंडीशन में जो कोर्ट है उसको जजमेंट डेटर को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ पे, अदरवाइज दैट, जहाँ पे कोर्ट सेटिस्फाई होती है एफिडेविट के थ्रू या अदरवाइज दैट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ डिलेइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री द जजमेंट डेटर इज लाइकली टू abscond और लीव द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। तो जहाँ पे कोर्ट एफिडेविट के थ्रू या अदरवाइज इस बात पे सेटिस्फाई हो जाती है कि जो जजमेंट डेटर है वो अब्सकॉन्ड करने वाला है या फिर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को छोड़ के कहीं भागने वाला है, तो अगर ये दो चीज़ें होंगी, ये दो सूरतें होंगी, तो फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कोर्ट है उसको जजमेंट डेटर को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि वो कोर्ट में आए और आके बताए कि क्यों उसे अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि कोर्ट जो है वो डायरेक्टली उसके वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर देगी। क्योंकि अगर कोर्ट यहाँ पे अगर ये सूरत होती है तो कोर्ट अगर उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है लेकिन वो अगर ऑब्सकॉन्ड कर जाता है तो फिर जो डिक्री की एग्जीक्यूशन है वो तो डिले हो जाएगी। तो इस डिक्री की एग्जीक्यूशन को डिले ना हो, इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए उसके वारंट ऑफ अरेस्ट जो है कोर्ट इशू कर देगी। उसके बाद इसके क्लास 2 में कह रहे हैं, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे पास अमेंडेड बुक है, अगर आप लोगों के पास पुरानी बुक है तो वहाँ पे ये थोड़ा सा रूल डिफरेंट लिखा हुआ है, इसमें बियर रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इसलिए अगर आप लोगों के पास पुराना बियर एक्ट है तो आप अमेंडेड बुक ले लें। उसके बाद इसके क्लास 2 में कह रहे हैं, वेयर द जजमेंट डेटर फेल्स टू अवेल हिमसेल्फ द अपॉर्चुनिटी
or is unable to show a good cause, the court shall, if the decree holder so requires, issue a warrant for the arrest of judgment debtor। तो इसमें क्या कह रहे हैं, जैसे ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है कि जब एक एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल अगर फाइल करता है डिक्री होल्डर कि जजमेंट डेटर को अरेस्ट किया जाए और मेरे पैसे जो है वो इस डिक्री को सेटिस्फाई किया जाए, लेकिन अगर कोर्ट उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि कोर्ट में आओ और आके बताओ, एक शो काज, एक गुड काज जो है वो शो करो, लेकिन जजमेंट डेटर अगर कोर्ट में आता है लेकिन वो कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, कोर्ट को एक रीज़न नहीं बताता, एक गुड काज नहीं बताता कि क्यों उसे कोर्ट अरेस्ट ना करे, फेल अगर हो जाता है, तो फिर या फिर अगर कोर्ट में आता ही नहीं है तो फिर कोर्ट क्या करेगी, अगर जो डिक्री होल्डर है वो अगर रिक्वायर करेगा, अगर कोर्ट को कहेगा कि इसको अरेस्ट किया जाए, तो फिर यहाँ पे शेल का वर्ड यूज़ हुआ है, यहाँ पे मैंडेटरी है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उसको अरेस्ट करने का वारंट इशू कर देगी। उसके बाद 38 में कह रहे हैं वारंट फॉर अरेस्ट टू डायरेक्ट जजमेंट डेटर टू बी ब्रॉट अप। अब इसमें जो रूल 38 है इसमें कह रहे हैं कि जो कोर्ट वारंट इशू करेगी उसमें क्या डायरेक्शंस दी जाएंगी। एवरी वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ अ जजमेंट डेटर शैल डायरेक्ट द ऑफिसर इंटरेस्टेड विद इट्स एग्जीक्यूशन टू ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट। अब यहाँ तक क्या कह रहे हैं कि जब कोर्ट एक वारंट इशू करेगी और जिस ऑफिसर को ये वारंट दिया जाएगा, जिस ऑफिसर ने जाके इस वारंट को एग्जीक्यूट करवाना है, उस ऑफिसर को कोर्ट डायरेक्शन देगी कि जो जजमेंट डेटर है जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी पॉसिबल है उसको कोर्ट के सामने पेश करवा के। उसके बाद इसमें अगली चीज़ कह रहे हैं अनलेस द अमाउंट विच ही हैज़ बीन ऑर्डर टू पे टुगेदर विद द इंटरेस्ट देयर ऑन एंड द कॉस्ट टू विच ही इज़ लाइबल सूनर पेड। अब इसमें आगे क्या कह रहे हैं कि पहली चीज़ कोर्ट अगर कोर्ट डायरेक्शन देगी जब वारंट इशू करेगी कि जितनी जल्दी पॉसिबल है जो जजमेंट डेटर है उसको कोर्ट के सामने लेके आया जाए, लेकिन अगर जजमेंट डेटर वो अमाउंट पे कर देता है तो फिर उसको कोर्ट के सामने लाने की ज़रूरत ही नहीं है, या फिर उस अमाउंट के साथ साथ जो भी इंटरेस्ट अमाउंट थी या जो भी कास्ट थी वो अगर वो पे कर देता है तो फिर उस ऑफिसर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो उस जो जजमेंट डेटर है उसको कोर्ट अरेस्ट करके तो कोर्ट के सामने लेके आए। उसके बाद अगला जो इसका रूल है वो ओमिटेड है 39। उसके बाद अब अगला रूल 40 जो कि प्रोसीडिंग्स ऑन अपेयरेंस ऑफ जजमेंट डेटर इन ओबीडियंस टू नोटिस और आफ्टर अरेस्ट। तो इसमें रूल 40 में सिंपल सी चीज़ कह रहे हैं कि जब एक जजमेंट डेटर के अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल की जाती है कि इसको अरेस्ट किया जाए और डिक्री को सेटिस्फाई किया जाए, तो उसको जब कोर्ट नोटिस देगी, नोटिस भेजेगी कि कोर्ट में आके पेश हो और आके जो है वो एक गुड काज जो है वो बताओ, तो वो अगर खुद ही कोर्ट में आके अपेयर हो जाता है या फिर उसको अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश किया जाता है तो आगे क्या प्रोसीडिंग्स होंगी। तो ये रूल भी अमेंडेड है, इसको मैं अपने नोट से रीड करके तो एक्सप्लेन करती हूँ। when an application for the amount when an application for the arrest of judgment debtor is filed and he appears or is brought before the court after being arrested in execution of the decree for the payment of money। तो इसमें भी रूल 40 में भी कह रहे हैं कि अगर डिक्री जो है वो पेमेंट ऑफ मनी की है और जजमेंट डेटर के अगेंस्ट अगर एप्लीकेशन फाइल की जाती है कि उसको अरेस्ट किया जाए और डिक्री को सेटिस्फाई किया जाए, तो वो अगर कोर्ट में पेश हो जाता है या फिर उसको अरेस्ट करके तो कोर्ट के सामने अगर पेश किया जाता है तो कोर्ट क्या करेगी, द कोर्ट शैल गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू शो अ गुड काज एज टू वाई ही शुड नॉट बी डिटेन्ड इन प्रिजन। तो कोर्ट उसे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी कि वो कोर्ट को सेटिस्फाई करे, कोर्ट को बताए कि क्यों उसे जेल ना भेजा जाए, क्यों उसे सिविल प्रिजन में ना भेजा जाए। उसके बाद जो क्लास 2 है वो ओमिटेड है। क्लास 3 में कह रहे हैं वेयर ही फेल्स टू शो अ गुड काज। तो जहाँ पे कोर्ट उससे रिक्वायर करती है कि कोर्ट को सेटिस्फाई करो, एक गुड काज बताओ कि क्यों तुम्हें सिविल प्रिजन में ना भेजा जाए, लेकिन वो अगर कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो फिर क्या होगा, कोर्ट कौन से आर्डर जो है वो पास कर सकती है। पहली चीज़, द कोर्ट मे मेक एन आर्डर फॉर द डिटेंशन ऑफ द जजमेंट डेटर इन प्रिजन। तो
तो कोर्ट आर्डर पास कर सकती है। यहाँ पे मे का वर्ड यूज़ हुआ है, यहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, तो कोर्ट उसको जेल भेजने का आर्डर पास कर सकती है। दूसरे नंबर पे वियर ही इज़ नॉट ऑलरेडी अंडर अरेस्ट द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर फॉर अरेस्ट। अब जहाँ पे वो अगर खुद ही कोर्ट के सामने पेश हुआ था, उसको अरेस्ट नहीं किया गया पहले, लेकिन वो कोर्ट जब उसे अपॉर्चुनिटी देती है, कोर्ट उससे रिक्वायर करती है कि कोर्ट को सेटिस्फाई करो, लेकिन वो कोर्ट को अगर सेटिस्फाई नहीं करता, तो अगर उसको ऑलरेडी अरेस्ट नहीं किया गया तो फिर कोर्ट यहाँ पे उसको अरेस्ट करने का आर्डर पास करेगी। उसके बाद इसके क्लास 4 में कह रहे हैं वेयर द जजमेंट डेटर इज़ रिलीज्ड ही में बी री अरेस्टेड। तो जहाँ पे जजमेंट डेटर को अगर रिलीज़ कर दिया गया है तो इस रूल के अंडर उसको दोबारा से री अरेस्ट भी किया जा सकता है। उसके बाद इसके क्लास 5 में कह रहे हैं वेयर कोर्ट डज नॉट मेक एन ऑर्डर फॉर डिटेंशन। अगर कोर्ट जो है वो उसको जेल भेजने का ऑर्डर पास नहीं करती तो फिर कोर्ट क्या करेगी? It shall disallow the application and if the judgment debtor is under arrest direct his release। अब इस जो क्लास 5 है इसमें सिंपल सी चीज़ है कि अगर जो जजमेंट डेटर है वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है, कोर्ट को एक गुड काज जो है वो शो करवा देता है कि ये रीज़न है, इस वजह से मुझे जो है वो सिविल प्रिजन ना भेजा जाए, या फॉर एग्जांपल वो अगर कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि इतने दिनों तक मैं ये अमाउंट पे कर दूंगा, या जिस तरीके से भी अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट अगर उसको जेल भेजने का ऑर्डर पास नहीं करती तो फिर कोर्ट जो एप्लीकेशन फाइल की है डिक्री होल्डर ने जजमेंट डेटर को अरेस्ट करवाने के लिए, उस एप्लीकेशन को डिसअलाउ कर देगी, और जो अगर उस जजमेंट डेटर को अरेस्ट किया गया है तो जजमेंट डेटर को रिलीज़ करने का ऑर्डर पास करेगी। तो ये अरेस्ट और डिटेंशन से रिलेटेड रूल्स थे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच।